अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा और वहाँ पर सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। स्टडी विथ रितेश सर्च करने के बाद आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। जल्दी बताइए तो क्या होगा आंसर। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है देन आप लोग सही हो, है ना। यानी देखिए क्वेश्चंस पूछा है कि इन विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, यानी ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता है। तो ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है ना। अगर आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाता कि ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे तेजी से होता है, बताइए तो ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे तेजी से होता है। ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे तेजी से होता है, तब क्या आंसर करते हैं आप लोग। किस में होता है सबसे तेजी से, तो सबसे तेजी से होता है भाई ठोस। ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे अधिक तेजी से होता है। उसके बाद उससे कम किसका होता है, द्रव का होता है। फिर उससे कम किस में होता है, गैस में होता है। तो ये रिलेशन याद रखना है, यानी ध्वनि का संचरण जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और फिर उससे कम गैस में होता है। और किस में नहीं होता, तो निर्वात में नहीं होता। ठीक है, यानी ध्वनि नहीं गुजर सकती कहाँ से, निर्वात से। निर्वात कैसी जगह होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना, तो अंतरिक्ष कैसी एक जगह है, निर्वात जगह है। वहाँ पे जो है ना साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी याद रखना है। और ध्वनि का वेग कितना होता है, ध्वनि का वेग जो है हवा में कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग बताइए तो। देखिए निर्वात में जो ध्वनि की चाल होगी ना वो 0 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। और मैं आपसे क्या पूछा, ध्वनि का वेग जो है हवा में कितना होता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन है अभ्रक, एस्बेस्टॉस, टैल्क, स्टीटाइट। जल्दी से बताइए तो प्यारे बच्चों, अग्निशमन वस्त्र जो है वो किससे बनाए जाते हैं, अभ्रक से या एस्बेस्टॉस से, टैल्क से या फिर स्टीटाइट से। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हैं। याद कर लेना है कि अग्निशमन वस्त्र जो है वो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से है, देखकर घबराना नहीं है, है ना। और ये जो है ये किस टॉपिक का है, तो आपके हीट एंड टेम्परेचर, ये हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक का है। ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन देखकर बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे, आपको घबराना नहीं है। ठीक है चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्वेश्चन को और बनाऊंगा। ओके तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन है, 100 ग्राम तांबे का ताप 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक निश्चित ऊष्मा आवश्यक है। समान ऊष्मा को 50 ग्राम जल में प्रभावित करने पर ताप में वृद्धि होगी, यानी तापमान जो है निकालना है आपको। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बच्चे हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक पढ़े होंगे वो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। यानी देखिए जिन्होंने भी मेरा पेड कोर्स लिया हुआ है वो बच्चे को मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो उनसे तो बन भी गया होगा क्वेश्चन। देखिए कुछ भी नहीं है, देखो क्वेश्चन को यहाँ से पहले यहाँ तक पढ़िए तो आप लोग देखिए, 100 ग्राम तांबे का ताप 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक निश्चित ऊष्मा आवश्यक है, यानी कितनी ऊष्मा आवश्यक है पहले आपको ऊष्मा निकाल लेना है। तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m क्या है, मास होता है, s क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, विशिष्ट ऊष्मा जिसको कहते हैं, और डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन। फिर से मैं बता रहा हूँ, m क्या है, मास है जिसको द्रव्यमान कहते हैं, s क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, डेल्टा टी क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए तो यहाँ पे मास दे रखा है, तांबे का मास कितना दे रखा है, तांबे का द्रव्यमान 100 ग्राम दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। लेकिन देखिए
क्वेश्चन में नीचे पढ़िएगा ना, लिखा है तांबे की विशिष्ट उष्मा का जो क्षमता लेना है वो लेना है 400 जूल पर केजी पर केल्विन, यानी देखिए केजी में लेना है आपको। देखिए फिर से नीचे पढ़िएगा तो यहाँ पे जल की विशिष्ट उष्मा भी जो लेनी है ना वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, यानी जो यूनिट है वो केजी में है, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दे दिया है, तो भाई इसको भी हम लोग केजी में बदल लेंगे। तो आप बताओ 100 ग्राम जो है वो कितने केजी के बराबर होता है? तो क्या करना है, 100 में 1000 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 0.1। तो यहाँ से मास कितना आ गया 0.1 आ गया। अब गुना में स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, स्पेसिफिक हीट तांबे का लेना है। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट उष्मा है तांबे का, देखो दे रखा है तांबे की विशिष्ट उष्मा जो है 400 जूल पर केजी पर केल्विन, यानी 400 ले लेना है। ठीक है, अब गुना में देखिए तो डेल्टा टी तापमान दिया हुआ है 21 डिग्री सेल्सियस, तो इतना कर देना है। अब इसको देखिए तो ये पॉइंट है, 1 0 कट जाएगा, तो 21 और 40 में गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 840 जूल। आया है आप लोग का 840 जूल आ गया ना। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। बोला है कि समान उष्मा, यानी यही समान उष्मा को 50 ग्राम जल में प्रभावित करने पर ताप में वृद्धि होगी, यानी फिर से देखिए वही फॉर्मूला लगा देना है, Q बराबर MS डेल्टा टी। देखो क्यों, क्योंकि देखो बोला है समान उष्मा, यानी यही उष्मा अब इस बार ले लेना है 840 जूल ले लेना है, और बराबर अब यहाँ पे देखिए तो समान उष्मा को 50 ग्राम जल में प्रभावित करने पर ताप में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे मास जो लीजिएगा किसका लीजिएगा, जल का ही लीजिएगा ना, 50 ग्राम जल है। ठीक है, यहाँ पे जल जो है कितना है 50 ग्राम है, लेकिन इसको भी आपको केजी में बदलना होगा। तो एक चीज़ बताइए, 50 ग्राम है, अब इसको भी केजी में बदलना है, तो क्या करोगे 50 को भाग दोगे ना 1000 से, तो कितना आएगा बताओ कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 0.05 आएगा ना। और गुना में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेना है यहाँ पे, क्योंकि जल में जल का बात हुआ है ना, तो यहाँ पे जल की विशिष्ट उष्मा लेनी है, कितना है 4200 है, तो गुना में 4200 कर देना। यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए देखो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, 840 बराबर 0.05 गुने में 4200। ठीक है, और क्या है तापमान निकालना है, यहाँ पे 4200 कर देना और गुना में डेल्टा टी। तो अब बताओ इतने को सॉल्व करोगे तो तापमान नहीं निकल जाएगा? ऑफ कोर्स निकल जाएगा। देखो इस चीज़ को मैं फिर से लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। 840 था और बराबर 0.05 और गुना में क्या था जी, हाँ जल की विशिष्ट उष्मा यानी 4200 और गुना में डेल्टा टी, यही था ना। तो अब देखो तो सॉल्व करो तो यहाँ से पॉइंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 840 बराबर में 42 25 कितना होता है 210 होता है, और गुना में डेल्टा टी, यही ना निकालना है। देखो तापमान ही पूछा है ना कि समान उष्मा को 50 ग्राम जल में प्रभावित करने पर तापमान कितना होगा। तो देखिए तो 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 21 चौके 84, तो तापमान कितना आ जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान यानी तैरती है, यानी कोई भी सुई या पिन जो है जल के पृष्ठ पर तैरती है, इसका कारण क्या है? शयनता, असंजी बल, पृष्ठ तनाव या पृष्ठ ऊर्जा। फास्ट आंसर कीजिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे जी। कोई भी सुई है या फिर कोई भी पिन है वो जल के पृष्ठ पर तैरती हुई नजर आती है, तो ये किसके कारण ऐसा होता है? वेरी गुड, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी सरफेस टेंशन। सॉरी यहाँ पे पेज टेंशन नहीं होगा, सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सरफेस एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये सब याद कर लेना है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है कोई भी पिन या कोई भी सुई जो है जल के पृष्ठ पे, जल के सरफेस पे तैरती हुई नजर आती है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछता है कि वर्षा की बूंद, बताइए तो प्रश्न पूछा जाता है, वर्षा की बूंदें गोलेकार रूप में क्यों होती हैं? वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? गोल क्यों होती हैं जी? वेरी गुड, यही रीज़न है, सरफेस टेंशन के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, है ना, यही कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक 4 kg और 1 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है, तो इनके संवेगों का अनुपात क्या है? 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे मैं बनाता हूँ।
देखिए यहाँ पे दो वस्तु है, जिसमें से एक वस्तु जो है वो 4 kg का है, यानी मास जो है एक वस्तु का 4 kg है, और दूसरी वस्तु का जो मास है, द्रव्यमान है, वो 1 kg है ना। लेकिन इन दोनों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या है, समान है। तो इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा, यही पूछा गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी जब भी आपको दो वस्तु दे दे और दोनों का मास डिफरेंट हो लेकिन गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी समान है, तो इसके संवेगों का अनुपात का फॉर्मूला होता है, यानी K बराबर होता है, यानी K बराबर p² अपॉन में 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, P क्या है, संवेग है, मोमेंटम है, M क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है। अब यहाँ से दो वस्तुओं की बात की गई है, जिसमें से एक वस्तु 4 kg का है, देख सकते हो आप लोग, एक वस्तु 4 kg का है, दूसरी वस्तु 1 kg की है। ठीक है, तो यहाँ से दो स्थिति हो जाएंगी, दो स्थितियाँ हो जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ से जो एक बार क्या करना है आपको, K बराबर P1 का स्क्वायर कर देना है और बटा में 2, M कितना दे रखा है, 4 kg दे रखा है पहली वस्तु के लिए, तो गुना में 4 कर देना है। तो इसको सॉल्व करोगे यानी ये P1 का स्क्वायर बटा में 8 आ जाएगा। देखो पहली वस्तु के लिए मैंने P को 1 ले लिया। अब यहाँ से K बराबर दूसरी वस्तु के लिए मैं P2 ले लूँगा, यहाँ पे दूसरी वस्तु यानी K बराबर P2, इसका स्क्वायर कर दूंगा और बटा में 2, और M कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा P2 का स्क्वायर बटा में 2 आ गया। यानी पहली वस्तु को मैंने जब पहली वस्तु में मैंने मास को रखा तो इतना आया, और दूसरी वस्तु में मैंने जब मास को रखा, दूसरी वस्तु का मास, तो इतना वैल्यू आया, है ना, P2 का स्क्वायर बटा में 2 इतना आ गया। अब ये दोनों को बराबर कर लो, दोनों को बराबर करोगे यानी P1 का स्क्वायर बटा में 8 बराबर P2 का स्क्वायर बटा में 2। देखो ये P क्या है, P1 जो है ये पहली वस्तु का संवेग है, ये P2 क्या है, दूसरी वस्तु का संवेग है। तो अब रेशियो नहीं निकल जाएगा, इसको काटो तो ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो देखो तो पहली वस्तु का कितना आ गया, पहली वस्तु का संवेग 4 आ गया, और दूसरी वस्तु का संवेग कितना है, देखो तो 1 है। तो यहाँ से 4:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी इनके संवेगों का अनुपात पूछा था। तो ये पहली वस्तु का कितना आया, 4 आया संवेग, दूसरी वस्तु का कितना आया, 1 आया। तो 4:1 जो है इनके संवेगों का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे के थर्मामीटर से किस ताप तक नाप सकना संभव है। यानी कहने का मतलब है जो पारे का थर्मामीटर होता है उससे हम लोग मैक्सिमम कितना टेम्परेचर तक मेजर कर सकते हैं, बताइए। 260 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 340 या फिर 500 डिग्री सेल्सियस, बताइए। तो पारे का थर्मामीटर जो होता है उससे हम लोग कितना टेम्परेचर तक मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए ध्यान देना है आपको, पारे के थर्मामीटर से -37 डिग्री सेल्सियस, यानी पारे के थर्मामीटर से -37 डिग्री सेल्सियस से 356 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम लोग माप सकते हैं। तो बताइए तो आंसर क्या होगा। पारे के थर्मामीटर से हम लोग -37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 356 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 340, मैक्सिमम इसी में 340 ही है ना। उसके बाद देखिए तो 500 आ गया है आंसर, 500 डिग्री सेल्सियस, तो 500 तो होगा नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है कि कितना संभव है ना। तो कितना है 340 डिग्री सेल्सियस तक इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है ना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है F1 और F2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंसेज अक्षीय रूप से जुड़े हुए हैं। इस युग्म की शक्ति यानी पावर होगी, क्या होगी, यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा भी गया है 2019 में। ठीक है, 2019 का पेपर आप लोग उठाकर देखना है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन भी मैं दे चुका हूँ, बताइए तो जल्दी से क्या आंसर होगा। चलिए तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा है कि इस युग्म की शक्ति यानी पावर क्या होगी। तो सबको पता होगा पावर बराबर क्या होता है, 1/फोकस लेंथ होता है ना। शक्ति
बराबर होता है 1 बटा युग्म लेंस की फोकस दूरी। ये एफ क्या है, युग्म लेंस की फोकस दूरी मीटर में। तो देखो तो यहाँ पे युग्म का मतलब क्या हुआ, 2 या 3 कोई भी लेंस दिया होगा, कितना भी लेंस दे सकता है। तो यहाँ पे कितने लेंस दिए हुए हैं, F1 और F2। तो देखिए ये क्या है, एफ फोकस दूरी है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, युग्म लेंस की फोकस दूरी मीटर में। तो ये तो दिया हुआ नहीं है, अगर ये दिया हुआ रहता तो पावर निकाल लेते, आप लोग निकाल लेते ना। तो यहाँ से फोकस लेंथ जो है आपको निकालना होगा, फोकस दूरी निकालना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो फोकस दूरी निकलता है 1/f। और यहाँ पे देखो तो 2 लेंस दिए हुए हैं, 2 पतले लेंस की फोकस दूरी जो है वो दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f1 हो जाएगा, प्लस में 1/f2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा ना ये f क्या निकला, फोकस लेंथ क्या निकला ऑफकोर्स। तो ये सॉल्व करो 1/f और बराबर में ये f1 इंटू F2 और ये हो जाएगा F2 प्लस F1। तो यहाँ से इसको पलटी करोगे तो f पता चल जाएगा। तो f बराबर कितना आ गया आपका, F1 गुने F2 अपॉन में F1 प्लस F2। तो बस यही तो f का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, यही चीज़ यहाँ पे पुट करना है, तो आपको पता चल जाएगा पावर क्या है। तो 1/f क्या आया है, F1 गुने F2 और ये ऊपर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो क्या ऑप्शन सही होगा बताइए। तो वेरी गुड, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी F1 प्लस F2 अपॉन में F1 इंटू F2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। कौन से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, स्वर्ण यानी सोना, पारद यानी मरकरी, चांदी यानी सिल्वर, तांबा यानी कॉपर। जल्दी से बताइए तो इन चारों में से कौन सी ऐसी धातु है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक सबसे कम होता है। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर पारद दिया है, मरकरी, देन आप लोग सही दिए हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है गाइज, याद रखना है 38.89 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी पारद जो है इसका गलनांक कितना होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम में कितना होता है, 38.89 डिग्री सेल्सियस। बात करेंगे हम लोग सोना का, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1064 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और इसी तरह चांदी का बात करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 961.8 डिग्री सेल्सियस पे। और इसी तरह अगर तांबा की बात करेंगे हम लोग तो इसका जो होता है उसका होता है 1058 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो देखिए सबसे कम जो गलनांक वाला धातु है वो कौन सा है, आपका Hg है, यानी जिसको मरकरी पारद कहते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पूछ लेता है ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए तो वह धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है, पारा ही है, यानी जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, Hg कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है। और यदि आपसे धातु ना देकर अधातु पूछता है कि भाई वो कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब क्या हो जाता, तब ब्रोमीन हो जाता। यदि यहाँ पर अधातु बोल देता और बोलता कि वह अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब क्या होता, तब ब्रोमीन होता। ये भी लिख लेना, ओके। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या था, किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो किस धातु का था भाई गलनांक सबसे कम, Hg का, यानी पारद का, मरकरी जिसको बोलते हैं हम लोग। अगर पूछता किस धातु का गलनांक सबसे ज़्यादा है तो कौन सी धातु है वो है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो है सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखना है। ओके, चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है, जल गैस यानी संश्लेषित गैस के मुख्य घटक जिसे मेथनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लेते हैं वो है। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जल गैस होता है वो किन दो गैसों का मिश्रण होता है जिसका प्रयोग मेथनॉल के संश्लेषण
वह हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तो बताइए तो जल गैस जो है ये किन दो गैसों का मुख्य कंपोनेंट है? ऑप्शन में दिया हुआ है CO+H, दूसरा ऑप्शन है भाई CO+H2, तीसरा ऑप्शन है CO+N2, तीसरा ऑप्शन है CO+C+H2। बताइए तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना। ये जो जल गैस होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है ना। यानी ये जो जल गैस है, ध्यान से समझना, ये जो जल गैस है, वाटर गैस जिसको बोलते हैं, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, हाँ। तो CO+H2 का मिश्रण है, जल गैस कहलाता है। इसका प्रयोग मेथनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में किया जाता है, इसीलिए ये संश्लेषण गैस भी कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस पेपर उठाइएगा 2014 या फिर 2015 का पेपर आप लोग देखिएगा, प्रीवियस पेपर, इसमें ये मिल जाएगा कि प्रोड्यूसर गैस जो है ये किन गैसों का मिश्रण होता है। बताइए तो ये भी याद रखना है। ये होता है CO+N2+H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन तीनों गैसों का मिश्रण जो है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। क्या मैं बताया? CO+N2+H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन तीनों गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर या अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर या फिर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर? देखिए बहुत से बच्चों को पता होगा कि ये जो हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। सबको पता है, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है ना। नाभिकीय संलयन, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं ना। लेकिन आप लोग को इतना भी मालूम है तो भी आप लोग आंसर नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन में यहाँ पे भी फंस जाइएगा आप लोग। एक जगह दिया है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, एक जगह दिया है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, लेकिन नियंत्रित है या अनियंत्रित है? बताइए तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कर सिद्धांत पर आधारित है ना। यानी हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर मैं पूछूं परमाणु बम ये किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ तो जल्दी से। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। ठीक है, हाँ। इस प्रकार के बम में जो है यूरेनियम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो आपको याद रखना है परमाणु बम यानी एटॉमिक बम बनाने के लिए जो है यूरेनियम का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। और ये जो परमाणु बम है ये जो है न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।